हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा नया वीडियो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टॉप 20 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। उसमें जो एक वीडियो आया था वो डिस्टिलेशन का पार्ट 1 था। क्योंकि डिस्टिलेशन चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट और इतना लार्ज में है कि उसको टॉप 20 में समेट पाना मुश्किल था, इसलिए उसके 2 पार्ट बनाए गए थे। मैं पहली बार बताया था आपको, तो उसका ये सेकेंड पार्ट आपके सामने आज आ रहा है वीडियो। और जो फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो है वो इस वीडियो के बाद शाम को ही दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो उसकी टेंशन आप लोग को बिल्कुल नहीं लेनी है। तो इसमें जो एक प्रथा हमारी थी कि जो प्रीवियस वीडियो में सबसे अच्छे स्कोर किए उनका नाम बताना, तो वो आपके सामने है। जो फर्स्ट रैंकर्स आए हैं उनका नाम है अभिषेक प्रजापति, जिनका फोटो आप लोग को दिख पा रहा है, उनको मेनी कंग्रेचुलेसन। सेकेंड नंबर पे जो आए हैं उनका नाम है सुमित साक्या, उनका भी फोटो आप लोग को दिख रहा होगा अगर उनका फोटो मिला होगा। थर्ड नंबर पे केमिकल F5D, क्योंकि इनका नाम यूट्यूब पे जो मुझे मेंशन हुआ था उसी का नाम मैंने बताया गया है। अगर इनका फोटो मिला होगा तो आपके सामने जरूर दिख रहा होगा। कीप इट अप, इसी तरीके से आप लोग अच्छे से स्कोर करिए, अच्छे से कमेंट में बताइए कि आपको कितना चीजें पसंद आ रही हैं। और आप लोग जिस तरीके से रिप्लाई करते हैं बहुत अच्छी तरीके से सिक्वल वाइज जैसे आप कमेंट कर रहे हैं वैसे ही करना है, कोई दूसरी तरीके से नहीं करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं डिस्टिलेशन में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा क्या है, टॉप 20 की सीरीज स्टार्ट हो गई है। पहला पार्ट मैं आप लोग को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये लगभग सभी एग्जाम के लिए जहां पर 1 डे एग्जामिनेशन है और वहां पे अगर डिस्टिलेशन या मास ट्रांसफर से क्वेश्चन आ रहे वहां आपके लिए यूजफुल होंगे। ये पार्ट हमारा दूसरा है, डिस्टिलेशन का दूसरा पार्ट है। ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसको नहीं देखें तो आई बटन पे भी मैंने दे दिया है, वहां आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू सेव एनर्जी इन डिस्टिलेशन सिस्टम इज। डिस्टिलेशन में ऐसा कौन सा मेथड जिससे एनर्जी सेव कर सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से, वो आपको बताना है। नंबर ए इंक्रीज फ्लक्स रेशियो, अगर रिफ्लक्स रेशियो को बढ़ा दें तो। नंबर बी यूज हीट इंटीग्रेशन एंड मल्टीपल इफेक्ट कॉलम। नंबर सी इंक्रीज रिबॉयलर ड्यूटी। नंबर डी ऑपरेट एट टोटल रिफ्लक्स। आपके पास 5 सेकंड का टाइम, मैंने पहले भी आपको बता चुका है कि उतना 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उतने में आपको रिप्लाई करना होगा और प्रॉपर वे में कमेंट करना है। ऐसा नहीं कि एक ही में सब डाल देना, ठीक, क्योंकि टाइम नोटेड होते हैं जिससे आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। तो जल्दी जल्दी बताइए इनमें से कौन सा आपको लगता है कि आपका आंसर सही है और कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूज हीट इंटीग्रेशन एंड मल्टीपल इफेक्ट कॉलम। क्या होता है कि जितना हमारा हीट एक्सेस में इधर उधर जाता है, जैसे रिबॉयलर से, कंडेंसर से, उससे हीट को यूटिलाइज करके अगर हम करेंगे तो कॉलम की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, उससे एनर्जी हमारी सेव होगी। यह यहाँ बात करना चाहता है। सारा डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है कि कैसे हीट एनर्जी इफिशियंसी को हम बढ़ा सकते हैं, मल्टीपल इफेक्ट कॉलम लगा के, वेपर रिकम्प्रेशन करके, हीट इंटीग्रेशन करके, सारा चीज आपको बताया गया है। सिर्फ आपको एक बार पढ़ लेना रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात कर रहा है। फॉर मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन शॉर्टकट डिजाइन मेथड और बेस्ड ऑन। मल्टी कंपोनेंट कोई डिस्टिलेशन कॉलम है जिसमें मल्टी कंपोनेंट के सेपरेट करना होता है, वहां पर शॉर्टकट डिजाइन मेथड मतलब डिजाइन के बारे में बात कर रहा है कि कैसे करेंगे। तो नंबर ए क्या बात कर रहा है, फ्रैंकी अंडरवुड और गिलीलैंड इक्वेशन के थ्रू। नंबर बी एंटोनी इक्वेशन वनली। नंबर सी फेज रूल के द्वारा। नंबर डी हेनरी लॉ के द्वारा। आपको बताना है जब मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन यूज होता है तो वहां पर डिजाइन मेथड कैसे शॉर्टकट के लिए यूज किया जाता है, इनमें किसके द्वारा वो मेथड यूज किया जाता है। तो आप जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकी अंडरवुड ग्लीलैंड इक्वेशन के द्वारा हम लोग ऐसा सॉल्व करते हैं। इसकी पूरी चीजें हमें बताई गई हैं, क्योंकि फ्रैंकी के द्वारा स्टेज काउंट किया जाता है, अंडरवुड के द्वारा रिफ्लक्स के बारे में बात की जाती है, ग्लीलैंड इक्वेशन के द्वारा रिफ्लक्स स्टेज रिलेशन के बारे में बात किया जाता है। तो सारी चीज डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है बिल्कुल इजी वे में। ठीक, परेशान नहीं होना है, जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात कर रहा है। द ऑपरेशन ऑफ बैच डिस्टिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई। बैच डिस्टिलेशन के बारे में वो बात कर रहा है, देखिए क्या कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ए रिले इक्वेशन, नंबर बी फेनेस्की इक्वेशन, नंबर डी ग्रीनलैंड कोरिलेशन, नंबर डी अंडरवुड इक्वेशन। चार में से है, इनमें से कौन सा है जो हमारा बैच डिस्टिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में आपको बताना है।
ये मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में हिंट आपको दे दी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वहां पर मैंने हिंट आपको दिया था। तो जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिले इक्वेशन। रिले इक्वेशन के द्वारा हम बैच डिस्टिलेशन के बारे में बात करते हैं, तो आपको इस बारे में पता है, ठीक है। सारी चीज यहाँ दे दिया गया रिले इक्वेशन के बारे में, कैसे लिक्विड कंपोजिशन चेंज होने से चेंज होती है उसके बारे में बात करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात कर रहा है अपना, द मोस्ट एनर्जी इंटेंसिव सेक्शन इन डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम में ऐसा कौन सा पार्ट, ऐसा जगह है जहां सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट या कंज्यूम की जाती है, उसके बारे में बात कर रहा है। नंबर ए कंडेंसर की बात कर रहा है, नंबर बी रिबॉयलर में, नंबर सी फीड प्री ऑपरेटर में या प्री हीटर बोल सकते हैं, नंबर डी मिडिल सेक्शन में। इनमें से चारों में से ऐसा कौन सा जगह है कि जहां सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम या जनरेट होती है, आपको बताना है वहां, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए, आपको कौन सा सही लग रहा है सबसे ज्यादा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिबॉयलर। क्योंकि आपको पता है रिबॉयलर में हमें वेपर जनरेट करनी होती है, वेपर जनरेट करेंगे तभी ना वो कॉलम में जाएगा जहां सेपरेशन होगा, और सेपरेशन करने के लिए इसलिए सबसे ज्यादा वहां पर हीट कंज्यूम होती है रिबॉयलर में, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर प्रोवाइड भी किया गया, रिबॉयलर सप्लाई हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपर जनरेशन, मतलब वेपर जनरेट करने के लिए उसको हीट दिया जाता है वहाँ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात कर रहा है, ट्रे स्पेसिंग इन इंडस्ट्रियल डिस्टिलेशन कॉलम टिपिकली रेंज फ्रॉम। मतलब डिस्टिलेशन कॉलम में जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, वहाँ जो हमारा प्लेट यूज की जाती है या ट्रे यूज की जाती है, उनके बीच स्पेस कितना रखा जाता है। सपोज करो ये एक प्लेट है, ट्रे है, ये दो, इसके बीच में कितना स्पेस रखा जाता है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, नंबर ए 50 to 100 mm, नंबर बी 100 to 300 mm, नंबर सी 450 to 600 mm, नंबर डी 1000 to 1015 mm, मतलब 1500 mm की बात हो रही है। तो इनमें से कौन सा आपको लग रहा है कौन सा सही है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मैंने आपको जब डिस्टिलेशन पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने बताया, जब ट्रे के बारे में बात कर रहा था कि कितनी कितनी साइजिंग रखी जाती है, किस टाइप की रखी जाती है, वहां मैंने आपको बताया था। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका 450 to 600 mm, ठीक है। उसके बारे में बात की भी गई है, जिसको लगभग हम 18 से 24 इंच बोलते हैं, इतनी डिस्टेंस रखी जाती है, जिससे क्या होता है हमारा वेपर और लिक्विड का डिसएंगेजमेंट होता है, वहां आपस में मिल भी जाते हैं, मेंटेनेंस करना भी इजी होता है और डिजाइन करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो पाती, इसलिए सबसे अच्छा होता है यही साइज, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात कर रहा है, द फेनेस्की इक्वेशन डिटरमाइन। फेनेस्की इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, क्या वो बात करता है। नंबर ए मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेज एट टोटल रिफ्लक्स, नंबर बी मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के बारे में बात कर रहा है, नंबर सी एक्चुअल इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा है, नंबर डी प्रेशर ड्रॉप पर स्टेज के बारे में बात करता है। तो आपको बताना है जो फेनेस्की इक्वेशन है ये इन चारों में से किसके बारे में वो बात करता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या सबसे ज्यादा लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेज एट टोटल रिफ्लक्स। मतलब जब आप टोटल रिफ्लक्स के बारे में बात करते हैं तो उस समय मिनिमम नंबर ऑफ स्टेज यूज किए जाते हैं, उसके बारे में कौन बताता है, फेनेस्की इक्वेशन बताता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेज यूज करें, ठीक है। ये सारी चीज यहाँ पर बताई गई आपको, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बात करता है, द ऑपरेटिंग प्रेशर इन एथेनॉल वाटर डिस्टिलेशन इज यूजुअली। जब हम एथेनॉल और वाटर का जो डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं, उस समय ऑपरेटिंग प्रेशर कितना रखते हैं उसके बारे में बात कर रहा है जनरली। नंबर ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं, नंबर बी हाई प्रेशर ज्यादा प्रेशर रखते हैं, नंबर सी रिड्यूस्ड प्रेशर प्रेशर को कम रखते हैं नॉर्मल से, नंबर डी क्या है कॉन्स्टेंटली वेरिंग, मतलब रुका नहीं होता, कभी ज्यादा होता कभी कम होता, इसके बारे में बात करता है। तो आपको जल्दी जल्दी बताना है कि कौन सा आपका सही लग रहा है। ध्यान रखना है एथेनॉल और वाटर का जब हम डिस्टिलेशन करते हैं उस समय प्रेशर की बात हो रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम रख के करते हैं। ध्यान रखिएगा कुछ जगह यहाँ कंफ्यूजन होती है, क्योंकि एथेनॉल और वाटर मिलके एजियोट्रॉप भी फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो यहाँ प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक यूज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिया गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यूज किया जाता है। जब हम वैक्यूम या प्रेशर रिड्यूस करके करते हैं तो वहाँ एजियोट्रॉप ब्रेक करने के लिए वो हम करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात कर रहा है, फॉर ए बाइनरी सिस्टम, मतलब कोई दो कंपोनेंट हैं, इफ द फीड इज ए सेचुरेटेड वेपर, सेचुरेटेड वेपर मतलब Q = 0 में, पहले आपको हिंट दे दे रहा हूँ,
द क्यू लाइन स्लोप इज, जब क्यू की वैल्यू 0 होती है मीन सेचुरेटेड वेपर होती है, तो उस समय क्यू लाइन का स्लोप क्या होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर ए इन्फिनिटी मतलब अनंत होगा, कोई काउंट नहीं किया जा सकता। नंबर बी 0 होगा। नंबर सी निगेटिव होगा। नंबर डी यूनिटी मतलब 1 होगा। ठीक, आपको बताना है कोई बाइनरी सिस्टम के समय जब दो कंपोनेंट है और लिक्विड जो हमारा है वहां पर जो फीड कर रहे हैं वो सेचुरेटेड वेपर है, तो क्यू लाइन का स्लोप क्या होगा उसके बारे में बताइए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों जो होते हैं लिक्विड और वेपर दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं। आइडेंटिकल होने से क्या हो जाता है कि क्यू उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया। सेचुरेटेड वेपर है तो जो हीट कंट्रीब्यूट होगा उसमें लिक्विड नहीं होगा, सिर्फ वेपर जनरेट होगी, और वेपर जनरेट होगी तो प्योर वेपर होगी, इसलिए क्यू की वैल्यू 0 और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात कर रहा है, इन रिएक्टिव डिस्टिलेशन फॉर स्टेरिफिकेशन द एडवांटेज इज, मतलब जो रिएक्टिव डिस्टिलेशन में स्टेरिफिकेशन हम करते हैं उसका क्या एडवांटेज, क्या फायदा है हमारा करने से। नंबर ए रिड्यूस्ड साइड रिएक्शन, साइड रिएक्शन को कम कर देता है। नंबर बी शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम टूवर्ड एस्टर फॉर्मेशन। नंबर सी हाइयर प्रेशर रिक्वायरमेंट होती है। नंबर डी रिड्यूस्ड प्योरिटी, प्योरिटी कम हो जाती है। तो आपको बताना है जब हम डिस्टिलेशन में स्टेरिफिकेशन करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, वो भी रिएक्टिव डिस्टिलेशन में। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए, क्या आपको सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम टूवर्ड ईस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, सारा डिटेल आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बात कर रहा है, एन एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन एग्जाम्पल इज, चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से बताना कौन सा एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का एग्जांपल है, मतलब जो एजियोट्रॉप फॉर्मेशन करता है, सिंपल सा बात। नंबर ए एथेनॉल वाटर यूजिंग बेंजीन। नंबर बी मेथेनॉल वाटर। नंबर सी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। नंबर डी एयर सेपरेशन। इनमें से आपको बताना है कौन एजियोट्रॉप डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं। तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि एग्जाम के समय उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ना हो। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल वाटर यूजिंग बेंजीन, क्योंकि ये एजियोट्रॉप फॉर्मेशन करता है इसलिए हम उसको सेपरेट एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात कर रहा है, इन एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन द सॉल्वेंट रिकवरी इज अचीव्ड बाई, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं उसको कैसे रिकवर फिर से करते हैं, मतलब फिर से कैसे यूज कर लेते हैं निकाल के। नंबर ए सेकेंडरी डिस्टिलेशन के द्वारा उसको रिकवर कर लेते हैं। नंबर बी हमारा एब्जॉर्प्शन के द्वारा। नंबर सी क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। नंबर डी एड्जॉर्प्शन के द्वारा। मतलब ये चार तरीके, इनमें से बताना आपकी कौन से तरीके के थ्रू हम जो सॉल्वेंट यूज होता है उसको हम रिकवर कर लेते हैं, मतलब वापस पा लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है सेकेंडरी डिस्टिलेशन। आपको पता है एक डिस्टिलेशन के थ्रू तीन कंपोनेंट होते हैं, एक सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब जो दो हमारे निकलते हैं उसको लेके फिर से हम जाते हैं इसमें, यहाँ पर एक सेपरेट होगा दूसरा सेपरेट होगा। तो सपोज करो ये सॉल्वेंट है तो यहाँ से हमें सॉल्वेंट निकलता हुआ मिलेगा। ठीक, यही चीजें यहाँ पर सब चीजें बताई गई हैं जो आपको पढ़ लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कर रहा है, द इफिशियंसी ऑफ ट्रे इन वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम इज, आपको पूछ रहा है जो कोई एक वैक्यूम डिस्टिलेशन है उसमें ट्रे की इफिशियंसी क्या होती है। ठीक, नंबर ए हाइयर देन एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन, मतलब एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में जो ट्रे यूज होती है उससे ज्यादा। नंबर बी लोअर देन एटमॉस्फेरिक। नंबर सी सेम एज एटमॉस्फेरिक। नंबर डी अनफेक्टेड बाय प्रेशर, मतलब प्रेशर से कोई रिलेशन इसका नहीं है। ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी बताना है इनमें से कौन सा आपको लगता है सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर है। जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो बुक में लिखा हो परफेक्ट वही टाइपिंग की जाए, हमेशा आंसर को मॉडिफाई किया जाता है और इसीलिए पूछा जाता है ताकि बच्चा कॉन्सेप्ट समझा है या नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोअर देन एटमॉस्फेरिक। इसका क्या होता है, मतलब लोअर मतलब ट्रे की इफिशियंसी कम होती है। क्यों, क्योंकि ट्रे की इफिशियंसी कम होने का रीजन देखो यहाँ पे क्या है, अंडर वैक्यूम वेपर डेंसिटी एंड फ्लो रेट दोनों कम हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रेशर कम रहेगा तो क्या होगा, जो लिक्विड होगा तो वेपर में जनरेट हो जाएगा तो बहुत स्लो स्लो ऊपर जाएगा, और जैसे ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट या वेपर में कन्वर्ट होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये दो लॉस होने के चक्कर में लिक्विड और वेपर आपस में कांटेक्ट सही से नहीं कर पाते हैं और टाइम उनको उतना नहीं मिल पाता, इसलिए एफिशिएंसी कम हो जाती है इसमें वैक्यूम डिस्टिलेशन में। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बात कर रहा है, द मेन रीजन फॉर यूजिंग वैक्यूम डिस्टिलेशन
आफ्टर एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन इज, मतलब हमेशा आप इंडस्ट्री में देखेंगे कि हमेशा वैक्यूम जो डिस्टिलेशन होता है वो एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन के बाद ही यूज किया जाता है। ठीक है, वो पूछा ऐसा क्यों, तो इसका ऑप्शन ये रहा, टू ऑब्टेन लाइटर फ्रैक्शन, नंबर बी टू सेपरेट हाई बॉइलिंग कंपोनेंट विदाउट क्रैकिंग, नंबर सी टू रिमूव डिजॉल्व गैस, नंबर डी टू इम्प्रूव रिफ्लक्स रेशियो। आपको बताना इन चारों में से आपको कौन सबसे ज्यादा सही लग रहा है कि क्यों वैक्यूम डिस्टिलेशन एटमॉस्फेरिक के बाद यूज किया जाता है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू सेपरेट हाई बॉइलिंग कंपोनेंट विदाउट क्रैकिंग। क्या होता है अगर कोई सेंसिटिव एलिमेंट्स है जो हाई टेम्परेचर पे क्रैक हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाते हैं, उसको कभी भी हमेशा एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में नहीं किया जाता क्रैकिंग, मतलब सेपरेट नहीं किया जाता, तो उसको वैक्यूम में किया जाता है। जैसे ऑयल से हो गए, कुछ फैटी एसिड हो गए, उनको हमेशा वैक्यूम डिस्टिलेशन में किया जाता है प्रेशर रिड्यूस करके, ताकि थर्मल क्रैकिंग से बच सके। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कर रहा है, द एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम टॉप प्रोडक्ट इज। अब ये नहीं डायरेक्ट पूछ रहा है कि हमारा सबसे ऊपर क्या होगा, गैसोलीन होगा या और लाइट गैसें होंगी, एलपीजी होगा, कुछ नहीं, चार ऑप्शन दिया है, इनमें से बताना सबसे टॉप में कौन मिलता है। नंबर ए नेफ्था, नंबर बी केरोसिन, नंबर सी डीजल, नंबर डी फ्यूल ऑयल। इन चारों में से सबसे टॉप में कौन मिलता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में इन चारों में से कौन टॉप में मिलता है। मीन्स अगर ये डिस्टिलेशन कॉलम है तो ये टॉप से बॉटम की तरफ आना है कि कौन होगा। ठीक, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन ए नेफ्था। आपको पता है नेफ्था के बाद केरोसिन आता है, उसके बाद डीजल आता है, फिर फ्यूल आता है। तो ये सिक्वल एकदम सही है, अगर चाहे तो ए बी सी डी ये सिक्वल है टॉप टू बॉटम का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बात कर रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लैश जोन इन ए क्रूड डिस्टिलेशन कॉलम इज। बात करना चाह रहा है कि एक क्रूड डिस्टिलेशन कॉलम है, उसमें जानते हो एक फ्लैश जोन होता है जहां पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में मेन फंक्शन क्या उसके बारे में पूछ रहा है। नंबर ए, उसमें कंप्लीट वेपराइजेशन होता है, मतलब फ्लैश जोन में जाते ही कंप्लीट लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर बी पार्शियल वेपर लिक्विड सेपरेशन, मतलब कुछ लिक्विड आता है कुछ वेपर हो जाता है सेपरेट। नंबर सी रिफ्लक्स कंडेंसेशन, मतलब जो रिफ्लेक्स हम लाते हैं वो हमारा वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर डी हीट रिमूवल, मतलब उसका काम है हीट को कम करना, मतलब हीट निकालना। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। ध्यान में रखिएगा फ्लैश जोन के बारे में बात हो रहा है। ठीक, मल्टीपल टाइम मैंने हीट ट्रांसफर में भी बताया है, मास ट्रांसफर में बताया इसका कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पार्शियल लिक्विड वेपर सेपरेशन। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही डिस्टिलेशन कॉलम में हम लिक्विड फीड करते हैं तो प्री हीटर के चलते उसमें हीट हो ही रहती है, तो जैसे ही अंदर आता है ये कुछ वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ लिक्विड वेपर्स ऊपर जाने लगते हैं, लिक्विड डाउनवर्ड आने लगता है। तो वो यही है हमारा फ्लैश जोन का कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं मतलब आप एकदम टारगेट के एकदम नजदीक है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। इसको 10 स्टार लगाना चाहो, 20 स्टार लगाना चाहो, कुछ भी लगा लो, क्योंकि एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात क्या कर रहा है, ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है। नंबर ए मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड कैपिटल, मतलब ये दोनों के बारे में बात कर रहा है, मिनिमम टोटल कॉस्ट। ठीक, नंबर बी मैक्सिमम प्योरिटी बताता है। नंबर सी मिनिमम कंडेंसर ड्यूटी बताता है। नंबर डी मिनिमम फीड रेट के बारे में बात करता है। ध्यान रखिएगा ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो के बारे में बात हो रहा है। तो अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इनमें से कौन सा चीज आपको सही लगता है। ठीक, तो जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए आप। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड कैपिटल कॉस्ट, दोनों कम हो जाते हैं। तो ऑप्टिमम रिफ्लेक्स हमेशा लाइफ में भी बोला जाता है, कोई भी काम ऑप्टिमम से अगर आप करेंगे तो बेस्ट रहेगा, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। तो इन बिटवीन के बारे में बात जो होती है वो ऑप्टिमम की जाती है, जिसमें आउटपुट मैक्सिमम निकले। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बात कर रहा है आप लोग के लिए, इफ ए डिस्टिलेशन कॉलम ऑपरेट एट हाइयर प्रेशर द रिलेटिव वोलेटिलिटी इज, मतलब अगर कोई डिस्टिलेशन कॉलम है जो ऑपरेट होता है हाई प्रेशर पे, ठीक है, तो उस समय क्या रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात हो रही है। नंबर ए इंक्रीज हो जाएगी, नंबर बी डिक्रीज हो जाएगी, नंबर सी रिमेन कांस्टेंट मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर डी बिकम
अनप्रिडिक्टेबल मतलब हम कुछ बोल नहीं सकते, ज्यादा होगा कम होगा, ठीक। तो आपको जल्दी जल्दी बताना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको जल्दी बताना इसका कौन सा आंसर आपको सबसे सही लग रहा है, रिलेटिव वोलेटिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वेपर और लिक्विड की जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो पाती, दोनों सेम रह जाते हैं, तो रिलेटिव वोलेटिलिटी हमारा डिक्रीज होती रहती है। यहाँ पे आपको लिखा भी मिलेगा, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिड्यूस हो जाती है रिलेटिव वोलेटिलिटी, क्योंकि वेपर लिक्विड कंपोजिशन में डिफरेंस नहीं हो पाता या बहुत नाम मात्र का हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्या बात कर रहा है, द ऑपरेटिंग लाइन इन मैकबे थैले डायग्राम रिप्रेजेंट। जब मैकबे थैले मेथड हमने बताया था ट्रे नंबर ऑफ ट्रे काउंट करने के लिए, स्टेज काउंट करने के लिए, तो वो बात कर रहा है कि वो डायग्राम में जो ऑपरेटिंग लाइन है वो क्या बताता है। तो नंबर ए, मास बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन वेपर एंड लिक्विड, वेपर एंड लिक्विड के बीच जो मास बैलेंस रिलेशन है वो बताता है। नंबर बी, इक्विलिब्रियम डाटा बताता है। नंबर सी, कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व के बारे में बात करता है। नंबर डी, फीड ट्रे लोकेशन वाली मतलब फीड ट्रे का लोकेशन के बारे में बात करता है। तो आपको बताना है मैकबे थिले मेथड में ऑपरेटिंग लाइन क्या बात करता है, ठीक है। और आपको पता है डिस्टिलेशन में अगर ट्रे की बात हुई है तो मैकबे थैले का नाम आना ही आना है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मास बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन वेपर एंड लिक्विड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बात कर रहा है, द इफिशियंसी ऑफ ए डिस्टिलेशन कॉलम कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, मतलब किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम की इफिशियंसी कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। नंबर ए, इंक्रीजिंग वेपर लिक्विड कॉन्टेक्ट, अगर इसको बढ़ा दें तो। नंबर बी, रिड्यूसिंग प्रेशर ड्रॉप, अगर प्रेशर ड्रॉप जो हो रहा है उसे कम कर दे। नंबर सी, यूजिंग इफिशियंट पैकिंग, मतलब कोई इफिशियंट पैकिंग अगर अच्छा पैकिंग यूज कर लें तो उससे बढ़ जाएगा। या डी क्या है, ऑल ऑफ एबव, मतलब इन तीनों के तीनों सही है, ठीक है। तो आपको बताना है इफिशियंसी किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम की बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अपने आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए कि आपको क्या सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। अगर आप पैकिंग ज्यादा अच्छा करेंगे तो कांटेक्ट ज्यादा होगा तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी। प्रेशर ड्रॉप करेंगे कम तो उससे ज्यादा कांटेक्ट होगा, अच्छा बढ़ेगा। और इनकी लिक्विड वेपर कांटेक्ट, जैसे लिक्विड वेपर कांटेक्ट करेंगे तो ज्यादा मास ट्रांसफर होगा तो ज्यादा सेपरेशन होगा, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर, टोटल कंडेंसर ऑपरेट टोटल कंडेंसर ऑपरेशन गिव्स डिस्टिलेट कंपोजिशन इक्वल टू। ध्यान रखना टोटल कंडेंसर की बात कर रहा है, जो हमारे डिस्टिलेशन कॉलम से जो कंडेंसर होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक पार्शियल एक टोटल, ये ध्यान रखना है आपको। नॉर्मली नोट्स में नहीं दिए जाते, बुक्स में लेकिन जरूर दिया जाता है, तो ध्यान रखिए। टोटल कंडेंसर ऑपरेशन गिव्स डिस्टिलेट कंपोजिशन इक्वल टू, जो टोटल कंडेंसर से निकल के लिक्विड आता है उसकी कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा है, किसके इक्वल होता है। नंबर ए, वेपर कंपोजिशन इंटरिंग कंडेंसर, जो वेपर होता है जो कंडेंसर में इंटर होता है उसके इक्वल होता है। नंबर बी, लिक्विड कंपोजिशन लीविंग रिफ्लेक्स ड्रम। नंबर सी, एवरेज ऑफ बोथ फेज, मतलब दोनों लगभग होते हैं लिक्विड और वेपर। नंबर डी, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना जब टोटल कंडेंसर ऑपरेशन किया जाता है तो डिस्टिलेट का कंपोजिशन किसके बराबर होता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है होगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड कंपोजिशन लिविंग रिफ्लक्स ड्रम। जितना कंडेंसर में आता है सेम 100% उसे कंडेंस करके रिफ्लक्स ड्रम में डाल दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाता है आपका, ठीक है। तो थैंक यू इतना पेशेंस बनाने के लिए। अगर आप लोग इस तरीके से सारी चीजें देख रहे हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी एग्जाम रहे आप लोग उसको फोड़ देंगे, क्रैक कर देंगे, उसकी गारंटी मेरी है। आप बस पेशेंस बनाकर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट में डालने के लिए इसमें बोलता हूँ क्योंकि एग्जाम आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, अगर आप ऐसे ही करेंगे पढ़ के चले जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस, अगर जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। एग्जाम्पल भी दिया जाता है, प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अनदर वीडियो में। आज फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा और कॉलेज वाले जो स्टूडेंट है वो आराम से उसको देख सकते हैं। थैंक यू।